नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के सामाजिक ताने बाने के एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल और खास पहलू पर बात करने वाले हैं, जाति और राजनीति। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर NCERT कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश हैं और हम इन्हीं के आधार पर इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत सामाजिक विभाजन और राजनीति के रिश्ते को कैसे पेश करते हैं। कभी कभी ये रिश्ता सकारात्मक बदलाव लाता है, कभी नकारात्मक तनाव पैदा करता है। हाँ, होता है। और जाति का मुद्दा, ऐसा लगता है कि इसमें ये दोनों ही पहलू बहुत गहरे समाये हुए हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि जाति व्यवस्था आखिर है क्या, वक्त के साथ इसमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं और आज भी ये हमारे समाज में क्यों और कैसे मौजूद है। सही, एक अहम मुद्दा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्रोत सबसे पहले एक दिलचस्प बात सामने रखते हैं कि भाई लिंग और धर्म आधारित विभाजन तो दुनिया के कई समाजों में दिखते हैं, पर जाति वाला विभाजन खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा है। हाँ, ये बात सही है। हर समाज में ऊंच नीच, असमानता और काम का बंटवारा तो होता ही है ना? लेकिन भारत की जाति व्यवस्था में ऐसा क्या खास था? देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आता है। इन स्रोतों के मुताबिक ये व्यवस्था सिर्फ इस पर आधारित नहीं थी कि किसका क्या खानदानी पेशा होगा। अच्छा। मतलब कई समाजों में पेशे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, पर यहाँ इस व्यवस्था को धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं का सहारा मिला हुआ था। ओह, धार्मिक मान्यताएं भी? जी हाँ, यही बात इसे दुनिया के बाकी समाजों के श्रम विभाजन से बिल्कुल अलग और कई ज्यादा कठोर बना देती है। सामग्री इसे श्रम विभाजन का एक अतिवादी रूप कहती है। अतिवादी रूप? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, ये समाज का एक स्थायी वर्गीकरण बन गया था, जिसे बदलना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो ये वर्गीकरण कैसा दिखता था? इसकी मुख्य पहचान क्या थी, जैसा इन पाठ्यपुस्तक के अंशों में बताया गया है? इसमें कई परतें थीं। पहली तो एक ही जाति समूह के लोग खुद को एक सामाजिक समुदाय मानते थे, जिनकी अपनी अलग पहचान होती थी। अक्सर उनके पेशे भी समान या मिलते जुलते होते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। दूसरी अहम बात थी शादी ब्याह। विवाह अपनी ही जाति या समुदाय के भीतर करने का रिवाज था, जिसे एंडोगैमी कहते हैं। अपनी ही जाति में? हाँ, और तीसरी खान पान के नियम भी काफी सख्त थे। मतलब दूसरी जाति समूह के साथ बैठकर खाने पीने पर पाबंदी थी। अच्छा। ये सारी बातें मिलकर एक जाति को दूसरी से बिल्कुल अलग और एक तरह से बंद इकाई बना देती थी। और इसमें एक और पहलू था जो शायद सबसे तकलीफ देह था, भेदभाव और बहिष्कार का। बिल्कुल बिल्कुल। इसका सबसे चरम और अमानवीय रूप हमें उन समूहों के प्रति देखने को मिलता था जिन्हें अछूत या आउटकास्ट माना जाता था। हाँ। स्रोत सामग्री इसे साफ तौर पर एक अमानवीय प्रथा कहती है और याद दिलाती है कि इसके बारे में पहले भी शायद कक्षा IX में पढ़ा जा चुका है। जी। ये सिर्फ सामाजिक दूरी नहीं थी, ये सक्रिय भेदभाव और दमन था। इसने जाति व्यवस्था को सिर्फ एक सामाजिक वर्गीकरण से कहीं ज्यादा अन्याय और असमानता का एक गहरा ढांचा बना दिया। ये तो हुई पुरानी व्यवस्था की तस्वीर, लेकिन जाहिर है समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। स्रोत बताते हैं कि इस व्यवस्था को चुनौती देने और बदलने की कोशिशें भी हुई। हाँ, और ये कोशिशें कई स्तरों पर हुई। स्रोत सामग्री में कुछ प्रमुख समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं का जिक्र आता है, जैसे ज्योतिबा फुले। हाँ, फुले का नाम है। जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक बराबरी पर जोर दिया। गांधी जी, जिन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने का आह्वान किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर तो बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। बहुत ज्यादा। उन्होंने न सिर्फ भेदभाव का विरोध किया, बल्कि दलितों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संवैधानिक और कानूनी लड़ाई लड़ी। और पेरियार रामास्वामी नायकर, जिन्होंने दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी। इन सब ने अपने अपने तरीके से एक ऐसे समाज की कल्पना की और उसके लिए काम किया जो जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव से मुक्त हो। तो ये तो हुए व्यक्तियों और आंदोलनों के प्रयास, लेकिन स्रोत कुछ और बड़े बदलावों का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ों को हिलाया। वो क्या थे? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुधारकों के प्रयासों के साथ साथ कुछ बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी हो रहे थे। जैसे देश का आर्थिक विकास होना, जिसके कारण नए अवसर पैदा हुए। बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ। लोग गांव छोड़कर शहरों में बसने लगे, जहां जाति की पुरानी पहचान थोड़ी कह सकते हैं धुंधली पड़ जाती है। हाँ, शहरों में माहौल अलग होता है। बिल्कुल।
साक्षरता और शिक्षा का प्रसार हुआ, जिसने लोगों को नए विचारों और अवसरों से जोड़ा। फिर आई व्यावसायिक गतिशीलता, मतलब लोगों का अपने पारंपरिक जाति आधारित पेशे को छोड़कर दूसरे नए तरह के काम अपनाने की आज़ादी और संभावना बढ़ी। अच्छा, ये व्यावसायिक गतिशीलता। हाँ, और गांव में भी पुरानी जमींदारी व्यवस्था कमजोर पड़ी, हाँ, उसका भी जिक्र है। जिससे जमीन पर आधारित जातिगत सत्ता समीकरण बदले। तो इन सभी ताकतों ने मिलकर जाति व्यवस्था की पुरानी कठोर संरचना पर गहरा असर डाला। ये शहरीकरण वाला बिंदु दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि आज के भारत में, खासकर शहरों में, कौन मेरे बगल में सड़क पर चल रहा है या रेस्टोरेंट में अगली मेज पर खाना खा रहा है, इस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्या ये वाकई में एक बड़े बदलाव का संकेत है? स्रोत तो यही इशारा करता है। देखिए, शहरी जीवन की भागदौड़ और एक तरह की गुमनामी में जातिगत पहचान और उससे जुड़े परहेज उतने मायने नहीं रखते जितने शायद गांव के एक छोटे बंधे हुए समुदाय में रखते थे। शहर में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग साथ काम करते हैं, सफर करते हैं, रहते हैं, तो इससे पुरानी दीवारें कुछ हद तक टूटी तो हैं। ये बदलाव शायद ऊपरी लगे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये जातिगत दूरी को कम करने में भूमिका निभाता है। और कानूनी स्तर पर भी तो बड़े कदम उठाए गए संविधान में। हाँ, बिल्कुल। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान ने इस दिशा में एक बहुत मजबूत नींव रखी। संविधान ने साफ तौर पर किसी भी तरह के जाति आधारित भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया जी। और सिर्फ घोषणा ही नहीं की, बल्कि उन अन्यायों को दूर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने वाली नीतियों का रास्ता भी खोला, जिन्हें हम आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जानते हैं। हाँ, आरक्षण की नीतियां। स्रोत एक अंदाजा लगाता है, एक तरह से कल्पना करता है कि अगर 100 साल पहले का कोई भारतीय आज लौट कर आए तो वो समाज में आए इन बदलावों को देखकर दंग रह जाएगा। वाकई? हाँ, ये दिखाता है कि बदलाव कितने व्यापक रहे हैं, कम से कम सैद्धांतिक और कानूनी स्तर पर तो जरूर। तो क्या हम ये मान लें कि अब जाति सिर्फ इतिहास की बात रह गई है? इतनी सारी कोशिशों, कानूनी बदलावों और सामाजिक आर्थिक विकास के बाद क्या ये व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है? यहीं आकर कहानी थोड़ी और उलझ जाती है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इतने सारे बदलावों के बावजूद समकालीन भारत से जाति गायब नहीं हुई है। अच्छा, गायब नहीं हुई है? नहीं, हाँ, उसके रूप बदले हैं, उसकी कठोरता शायद कम हुई है, लेकिन वो आज भी मौजूद है और समाज पर असर डाल रही है। ये एक तरह का विरोधाभास है, बदलाव भी है और निरंतरता भी। निरंतरता कैसे? स्रोत इसके क्या उदाहरण देता है? सबसे बड़ा और साफ उदाहरण है शादी ब्याह के मामले में। स्रोत बताता है कि आज भी ज्यादातर लोग अपनी ही जाति या जनजाति में शादी करते हैं। आज भी? हाँ, आज भी। भले ही शहरों में साथ खाने पीने में हिचक कम हुई हो, पर जब जीवन साथी चुनने की बात आती है तो जाति की सीमाएं अक्सर बहुत मजबूत साबित होती हैं। ये दिखाता है कि सामाजिक स्तर पर जाति की पकड़ अभी भी गहरी है। और अस्पृश्यता का क्या? कानून तो उसे खत्म कर चुका है। कानून ने बेशक खत्म कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। संवैधानिक पाबंदी के बावजूद अस्पृश्यता पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। सच में? इसके कुछ ना कुछ रूप खासकर ग्रामीण इलाकों में या कुछ खास सामाजिक संदर्भों में आज भी देखने को मिल जाते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता, सामाजिक मानसिकता को बदलने में ज्यादा वक्त लगता है। और एक और बहुत अहम पहलू है जिसका स्रोत जिक्र करता है, जाति और आर्थिक हैसियत का जुड़ाव। बिल्कुल, ये शायद जाति की निरंतरता का सबसे मजबूत प्रमाण है। सदियों तक जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को शिक्षा, संपत्ति और अवसरों से वंचित रखा और कुछ को विशेष लाभ पहुंचाया, उसका असर आज भी हमारी आर्थिक संरचना में साफ दिखता है। कैसे दिखता है वो असर? स्रोत इशारा करता है कि जिन जाति समूहों की पुरानी व्यवस्था में शिक्षा और संसाधनों तक बेहतर पहुंच थी, उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी ज्यादा फायदा उठाया और अच्छी नौकरियों और व्यवसायों में जगह बनाई। अच्छा, तो उन्हें एक शुरुआत अच्छी मिली। हाँ, एक तरह से। और इसका उल्टा भी सच है। यानी जिन समूहों को ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और अवसरों से दूर रखा गया था या जिन्हें इन्हें पाने से रोका गया था, वे स्वाभाविक तौर पर इस दौड़ में पीछे रह गए। उन्हें बराबरी पर आने के लिए कई ज्यादा संघर्ष करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। यही कारण है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि आज भी भारत के शहरी मध्यम वर्ग को देखें तो उसमें
तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है। ओह, और इसके विपरीत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों में या कम आय वाले समूहों में नीची मानी जाने वाली जातियां और दलितों का अनुपात उनकी आबादी से ज्यादा है। तो अब देखिए, जाति और आर्थिक स्थिति के बीच एक गहरा और चिंताजनक रिश्ता आज भी बना हुआ है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सदियों पुरानी व्यवस्था का असर आज भी लोगों की आर्थिक स्थिति पर कितना गहरा है। अच्छा, स्रोत में एक जगह सोचने के लिए कहकर एक सवाल उठाया गया है। वो सवाल है कि क्या पाठ्य पुस्तकों में या सार्वजनिक तौर पर जाति के बारे में बात करने से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है? ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है ना? हाँ, ये सवाल उठता है और ये एक जायज दुविधा को दर्शाता है। क्या किसी समस्या के बारे में बात करने से वो और बढ़ जाती है? लेकिन स्रोत तुरंत ही एक पलटा सवाल भी पूछता है। क्या इसके बारे में चुप रहने से जातिवाद या जाति व्यवस्था गायब हो जाएगी? अच्छा, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और फिर वो याद दिलाता है कि भाई, राजनीति विज्ञान या सामाजिक विज्ञान का काम ही है समाज में मौजूद शक्ति संरचनाओं, वर्चस्व और असमानता के मुद्दों का अध्ययन करना और उन पर चर्चा करना। तो स्रोत का इशारा इसी तरफ लगता है कि समस्याओं से आंखें मूंद लेने से वे हल नहीं होती। मतलब बात करना जरूरी है। हाँ, उन पर बात करना, उन्हें समझना जरूरी है, भले ही ये असहज हो। यहाँ हमारा काम सिर्फ इन प्रश्नों को सामने रखना है, जैसा स्रोत में दिया गया है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया। अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, हमने देखा कि स्रोत सामग्री के अनुसार जाति व्यवस्था भारत की एक विशिष्ट सामाजिक संरचना रही है, जिसे सिर्फ पेशे से नहीं बल्कि धार्मिक मान्यताओं से भी बल मिला। इसने समाज को कठोर श्रेणियों में बांटा और भेदभाव को जन्म दिया, खासकर अस्पृश्यता के रूप में। हाँ, फिर हमने देखा कि सुधारकों के प्रयासों, सामाजिक आर्थिक बदलावों जैसे शहरीकरण, शिक्षा, व्यावसायिक गतिशीलता और संवैधानिक उपायों ने इस व्यवस्था की पुरानी कठोरता को काफी हद तक कम किया है। शहरों में रोजमर्रा के जीवन में जातिगत दूरियां घटी हैं। जी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ स्रोत हमें ये भी याद दिलाता है कि जाति आज भी भारतीय समाज की हकीकत है। शादी ब्याह के पैटर्न बताते हैं कि सामाजिक सीमाएं अभी भी मजबूत हैं। हाँ, वो एंडोगैमी वाली बात। सही। अस्पृश्यता कानूनी तौर पर खत्म होने के बावजूद पूरी तरह मिटी नहीं है, और सबसे अहम, ऐतिहासिक अन्याय और अवसरों की असमानता का नतीजा आज भी आर्थिक हैसियत के रूप में दिखता है, जहां जाति और गरीबी के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम है। तो अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि स्रोत जाति को एक बहुत ही पेचीदा और कहना चाहिए बहुस्तरीय मुद्दे के रूप में पेश करते हैं। ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है, ये एक जिंदा हकीकत है जिसमें बदलाव और निरंतरता दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बदलाव भी और निरंतरता भी। हाँ, ये हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास वर्तमान को आकार देता है, कैसे सदियों पुराने अन्याय आज भी सामाजिक और आर्थिक ढांचों में अपनी छाप छोड़े हुए हैं, भले ही सतह पर हमें काफी बदलाव नजर आ रहे हों। ये निरंतरता और बदलाव की एक मिली-जुली जटिल तस्वीर है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे, वो इसी निरंतरता से जुड़ा है। स्रोत ने जाति और आर्थिक स्थिति के बीच के गहरे संबंध को उजागर किया है। जी। भविष्य की ओर देखते हुए, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और विकसित होगी और समाज में दूसरे बदलाव आएंगे, क्या लगता है जातिगत पहचान और आर्थिक तरक्की के बीच का ये रिश्ता कैसे बदलेगा? क्या आर्थिक विकास इस बंधन को स्वाभाविक रूप से कमजोर कर देगा, या फिर ये नए, शायद और ज्यादा जटिल रूपों में बना रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा और जिस पर आगे भी नजर बनाए रखने की जरूरत होगी।